चलो लेट्स स्टार्ट. वी आर डूइंग MOT. सो वी हैव डन ऑलरेडी डन बेटे हाइड्रोजन, ठीक है, एंड हीलियम. नो मोर अबाउट हाइड्रोजन. इसको अगर हम आइंस की फॉर्म में स्टडी करें, दैट इज H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव. ये अब क्यों मैं स्टडी करवा रही हूँ, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर्स पूछा जाता है विद कंपैरिजन विद आयंस. ठीक है, यू शुड नो हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर. ठीक, बाय फाइंडिंग द बॉन्ड ऑर्डर. आफ्टर फाइंडिंग द बॉन्ड ऑर्डर, और क्या देखना होता है हमने, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, दैट वी विल डू. सो आवर हाइड्रोजन वाज दिस. दिस इज 1s1. This is other 1s1. This is one atom of hydrogen and आपने ये फिलिंग कर दी थी. ठीक है, you have done this. ठीक, हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था. बॉन्ड half number of bonding minus number of antibonding, that is it was 1. ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 आया था, जो हमें ये बताता है कि दो हाइड्रोजन एटम में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड. अगर मैं H2 पॉजिटिव बनाऊं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइड्रोजन से जा चुका है. ठीक है, नो दिस इज H2 पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज H2 पॉजिटिव. व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस? बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका क्या होगा, हाफ. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगा. अब दिस was H2. Now this is H2 नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग में. मैंने किसी भी एक हाइड्रोजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, क्योंकि मैंने H2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाना था. तो इट इज 2 नाउ, और इट इज 1. दिस इज H नेगेटिव, इजंट इट? अब H नेगेटिव में इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका भी आओ. हाफ 2 - 1 विल बी हाफ. तो मीन्स आपके पास H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 1. H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आया बेटे हाफ, एंड H2 नेगेटिव का बॉन्ड भी आया हाफ. अब मैंने कल ही आपको बताया बेटे, बॉन्ड ऑर्डर हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है. जिसका किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा. इसका मतलब H2 तो स्टेबल है ही है. तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, या हम कहें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हमने ये सारी टर्म्स अभी करनी है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी वर्ड आता है थर्मो से. यू मस्ट हैव डन नाउ, दैट यू हैव डन. ठीक है, क्या होता है एंथैल्पी? थर्मो नहीं करी अभी, थर्मो नहीं करी. ठीक है, हाँ वी विल डू. एंथैल्पी मतलब हीट में चेंज. ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. जब आपकी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में चली जाती है, हम कहते हैं ना नेगेटिव में होती है, मतलब एनर्जी रिलीज है, ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा नेगेटिव में होगी. जितनी ज्यादा पॉजिटिव में होगी मीन्स उसने गेन करी हुई है. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम ये करेंगे. ठीक है, दिस इज अ थर्मोडायनेमिक. एक टर्म करोगे आप एंथैल्पी. एंथैल्पी हमें बताती है कि एनर्जी चेंजेस कैसे हो रही है. हम हीट जो चेंजेस आ रही हैं इन टर्म ऑफ एंथैल्पी बताते हैं, डेल्टा H. ठीक है, विल डू. अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, भी किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए. बॉन्ड डिसोशिएट, बॉन्ड को आपने डिसोशिएट करवाना है. अगर 1 मोल ऑफ किसी भी बॉन्ड को डिसोशिएट करवाना हो बेटे,
तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, मतलब उतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। इसका मतलब इस केस में हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा है और हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर ने क्या बताया, एक तो स्टेबिलिटी बता दी कि हाइड्रोजन सबसे स्टेबल है, दूसरा क्या बताया कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, थर्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बॉन्ड लेंथ है। अगर तीन चीज, दो बंदों को मैं तीन रस्सियों से बांधूंगी वो ज्यादा पास आएंगे, एज कंपेयर टू एक से बांधूंगी थोड़ा दूर रहेंगे। तो जितने बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं उतनी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती रहती है, उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तभी हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उसके कम, सिंगल बॉन्ड की उससे कम। ठीक, अब इस हाइड्रोजन की तीन चीजें ज्यादा हैं, इसका मतलब क्या क्या, बॉन्ड ऑर्डर से, स्टेबिलिटी से, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी से, बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे जितनी दूर आप दोनों, ये दो, इन दोनों में ये इतने दूर दूर बैठे हैं, इन दोनों का बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे देरी नहीं लगेगी, चीजें आसानी से चल सकती है। ठीक है, यही दो जो पास पास बैठे होंगे उनके बीच में सीजर घुसानी मुश्किल है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमें तोड़ना इजी हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव पे, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। इसका मतलब दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा है बेटे, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी का एक और फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने पड़े हैं, जिसमें एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल है, एंटी बॉन्डिंग हाई, जैसे H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा है, एंटी बॉन्डिंग में। अगर H2 पॉजिटिव की बात करी थी हमने तो कोई एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा था, नहीं। H2 पॉजिटिव में अगर एक इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्डिंग में ही पड़ा था। ठीक है, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका मतलब वो कम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो हायर एनर्जी में पड़ा है, वो अपने एटम से भी हायर एनर्जी में पड़ा है। समझ रहे हो? तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये पहुंच जाए, चाहे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर सेम, मगर सेकंड क्राइटेरिया हम देखते हैं क्या, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। जो आपकी +1 की बुक्स हैं वो ये चीजें नहीं देखती, इन दोनों को इक्विवेलेंट कर देती है, बिल्कुल इक्वल साइन नहीं शो कर दी, एक लाइन डाल के दूसरी वेविंग लाइन दिखा देते हैं, मोर और लेस दे आर इक्विवेलेंट। एनर्जी डिफरेंस है पर इतना भी नहीं है, स्टेबिलिटी सेम है। ठीक है, मगर जब आप MCQ टाइप करते हो तो दे कैन पजल यू विद दैट। ठीक है, अब हीलियम कर लिया था एंड वी वर एट लिथियम। चलो बनाओ लिथियम अपने आप, हरी अप, स्टार्ट इट। वेट मत किया करो बोर्ड पे बनने की। लिथियम में 1s2 ऑलरेडी फिल्ड है,
ये लिथियम ऐसे बनाया है। पहले हमने 1s फिल कर दिया, 1s इज ऑलरेडी फिल, जैसे ऑफ बाउ में करते थे हम। कैसे करते थे? 1s2 2s1, ठीक। तो इसका भी एक 1 लिथियम है, ये सेकंड लिथियम है, ये दोनों कंबाइन हुए तो ये दोनों फिल हो गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एक बचा तो ये फिल हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हरी अप, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। बेटे सीधा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 0 हो चुका है, जितने इधर हैं उतने इधर हैं, तो हाफ इंटू 2 1। जैसे जैसे नीचे वाले फिल होते जाते हैं पूरे पूरे, उसको वहीं 0 कर दो। ये तो है ही 0, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर 1 है। उसके बाद अब इसका एक चीज रह गई थी हमारी, मैग्नेटिक मूवमेंट। इट इज पैरा और डाया, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। मैंने आपसे क्या पूछा था? स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। सो दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। बोलो क्यों पैरा? बेटे पैरा, अभी तक ये कंसेप्ट नहीं आता। पैरामैग्नेटिक वो है जिनमें एक भी अनपेयर्ड हो जाए वो पैरा है, जिसमें सारे पेयर्ड हैं वो डायामैग्नेटिक हैं। ये डायामैग्नेटिक है, एक भी अनपेयर्ड नजर आ रहा है आपको? हीलियम भी डायामैग्नेटिक है, जो He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाइड्रोजन भी डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड नजर आ रहा है आपको? डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? चलो डायामैग्नेटिक मुझे पहले बताओ होते क्या हैं, और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? ऑनलाइन में सुनते नहीं हो आप। फिर अनपेयर्ड से क्या हो जाता है? वो तो मैंने ये बताने के लिए। अच्छा, और फिर डाया का मतलब है दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑनलाइन क्लासेस में हम बोलते हैं, जब आप बेड पे लेटते हो और ऑनलाइन होके इधर उधर घूमते हो कि चलो बोलिए, हाँ, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाली जाती है पैरामैग्नेटिक की √n+2 से। अभी तक मैंने वहां पे पहुंचना है क्योंकि अभी तक पैरामैग्नेटिक आया नहीं है कोई भी, so that is why I haven't told you, but you should know the concept of dia and para. What are diamagnetic? Which are repelled by magnetic field. Which are paramagnetic? Which are attracted by. in class +2 पैरा के अलावा फेरो, फेरी बहुत मैग्नेटिक करोगे आप। एक टाइप के में एंटी फेरो, so many magnetics are there. So broader term dia, why they are repelled? देखो जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, whenever इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कैसे घूमता है? एक तो जैसे सन प्लैनेट के राउंड घूमते हैं, एक कैसे घूमता है? ऐसे, ऐसे घूमता है इलेक्ट्रॉन। तभी तो आप +½ या -½ स्पिन लिखते हो। या क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक ऐसे भी घूमता है, एक ऐसे भी घूमता है। ये स्पिन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब प्लेनेट तो कोई चार्ज स्पीशीज है ही नहीं, प्लेनेट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे कोई चार्ज स्पीशीज तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होएगी। जब कोई चार्ज आप घुमाते हो तो उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अब जब सारे आधे एक मॉलिक्यूल में क्लॉकवाइज घूम रहे और आधे एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। जितना इसको इसके जितना ऑरा इसका पॉजिटिव है उतना इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। मगर एक भी अनपेयर्ड हो
वो कैंसल आउट नहीं हुई उसकी मैग्नेटिक फील्ड। एक भी अनपेयर्ड हो, एक भी, मान लो 2 क्लॉकवाइज हैं, 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो जो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसकी कैंसल नहीं हुई किसी के साथ। वो अगर बाहर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मॉलिक्यूल को रखोगे, दे विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की तरफ अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड रखोगे उसकी तरफ, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जब चार्ज निकालने के लिए कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 प्लेट्स लगाई हैं, वो इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन हुए एनोड की तरफ, दोनों चीजें लगाई हमने मैग्नेटिक फील्ड। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था एक, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हो, पढ़ा ना? हाँ। तो उसमें दोनों फील्ड लगा के देखी थी उसने, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगा के देखी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली चेंजिंग इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हो। हर एक जो फील्ड है वो दूसरे की फील्ड में लेके आओगे तो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील्ड होगी, होएगी कि नहीं होएगी? तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही अट्रैक्टेड फील करेंगे, जिनके पास है ही पेयर्ड वो कहां से फील करेंगे? और जिनके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होंगे। इसको, इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म बताने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो बोर मैग्नेटॉन में देखी जाती है, जिसे म्यू इज इक्वल टू √n+n2 से निकाला जाता है। n इज टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं उतना वो पैरामैग्नेटिक होता है। अभी तक पैरामैग्नेटिक नहीं आया ना, जैसे ही पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल आना है मैंने शुरू कर देना, वो भाई वाले में आएगा, ठीक है? अभी तक किसी की भी मैग्नेटिक मूवमेंट 0 ही आएगी, क्योंकि आपके पास कोई भी पैरामैग्नेटिक अभी तक नहीं आया। चलो नेक्स्ट बेरिलियम बनाओ, हरी अप। बेरिलियम आई विल नॉट ड्रॉ, हरी अप बनाओ जल्दी। बोर्ड पे जो लिखा ये आदतें बंद करवानी है आपकी मैंने। हरी अप, ड्रॉ बेरिलियम। इसी को ही चेंज करके दे दो। देख के, इसको भी देख के, बोर्ड पे बना तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, जल्दी बढ़ाओ। लिथियम के बाद ही तो बेरिलियम है। नियॉन तक पहले 10 में आयंस भी आएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आयंस की फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं उनके। बन गया? कुछ नहीं करना बेटे, 2s1 2s2 बनाओ और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भेजो। हरी अप, ये बेरिलियम है। दिस इज बेरिलियम। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेरिलियम? 0। ये सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई Be2 डजंट एग्जिस्ट। पहले हीलियम He2 किया,
अब Be2 भी डजंट एग्जिस्ट है, देखो एग्जिस्ट कर सकते हैं? हाँ, वो आपस में ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकते क्या? हाँ, जैसे अब न्यून आएगा, ठीक है, चले आगे। अब उसके बाद बेटे 2p स्टार्ट हो गया, ठीक है, 2p, 2s, 1s, 2s, अब 2p आ गया। अब मैं अकेला पहले 2p बना रही हूँ आपके लिए, फिर हम स्टार्टिंग से बनाएंगे। This is 2p, which is having 3 orbitals. These 3 orbitals are of equal energy. जो equal energy के orbital होते हैं उनको special name दिया जाता है degenerate orbitals, ठीक है, degenerate orbitals। ये टर्म हम बारी बारी क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बोलेंगे, degenerate orbitals, ठीक, दे हैव इक्वल एनर्जी, ठीक, बट ऐसे ऑर्बिटल कभी कभी जब पास होते हैं तो उनकी एनर्जी कम या ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल, ये 3p और ये 3p, अब इसमें से ये पाई 2px है, दिस इज पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz। अब पहले तो यही मैं समझाऊं, अप टू नाइट्रोजन ये पाई वाला नीचे रहता है, नीचे है, ठीक है, आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तक इलेक्ट्रॉन्स बहुत अंदर अंदर घुस के जा रहे हैं, इनमें जो एनर्जी है इतनी एकदम से चेंज होती है कि जो नीचे आना होता है ना वो ऊपर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी हो जाती है, जो नीचे ऑर्बिटल जाना होता है ना वो ऊपर चला जाता है। देखा जाए तो सिग्मा ही नीचे जाना चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, मगर वो इतने क्लोज आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाते बनाते कि एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, सिग्मा 2pz ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन तक। जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की अलग से करेंगे, ये एमओटी डायग्राम आप नाइट्रोजन तक बनाओगे, हम नाइट्रोजन तक की बात कर ले, ठीक है। अगर ये आपकी बॉन्डिंग बनी है बेटे तो सेम वे यू विल फॉर्म एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है। एक अगर ऑर्बिटल नीचे जा रहा है तो उतना वो ऊपर आएगा, नीचे तो जाना चाहिए था 2pz को, तो वहां पे रिपल्शन के कारण वो ऊपर चला गया, ठीक है, पर 2pz अपनी पोजीशन लेके बैठा है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वो ऊपर ही है, ठीक है। अब आपने बेरिलियम तक कर लिया, बेरिलियम के बाद बोरोन आना है, बोरोन में भी 1s2 फील्ड है, 2s2 फील्ड है, तो नीचे जो बनाओगे वो बेरिलियम वाले ही बनाओगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्यों स्किप करोगे? नहीं बेटे, वो हम कर लेते हैं स्किप, के लगा के कांस्टेंट आ गया, पर जब एग्जाम में आपको पता होना चाहिए फीलिंग कैसे हुई है, जब एमसीक्यू आने हैं तो वहां पे के नहीं देखना, किसी ने के भूल जाना है आपने,
हाँ, तो कांस्टेंट होता है, के का मतलब है कि एक नीचे कांस्टेंट आ गया, एक ऊपर। इसके बाद 2s और 1s कांस्टेंट ही चल रहे हैं। समझ आ गई? बेरिलियम के बाद 2s और 1s कांस्टेंट ही चल रहे हैं। ठीक है, अब आ गया 2p। 2p में चेंज आएगा। 2p में पहले कौन सा है? अच्छा, एलिमेंट कौन सा है? बेरिलियम। तो यहाँ पे आपका सिग्मा फिलिंग कैसे करोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इतना आपका ऑलरेडी फील्ड है। ये लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों अनपेयर्ड है। अब हमारे पास दो ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, दैट इज नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो पहले हुम्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से ये अनपेयर्ड रहेंगे। पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता। निकालो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी। कोई भी नहीं है। बनाओ और साथ में बना के भी देखो। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तब हमें याद ही नहीं रहती कि फीलिंग कैसे हुई है। अरे आप बन गया? कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? इतनी देर बॉन्डिंग पे कितने हैं? 2, हाफ इंटू 2। -1 क्यों आ गया तेरा? फिर 1 है। क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? क्यों है पैरामैग्नेटिक? Why it is paramagnetic? There are two unpaired electrons. How you will find magnetic movement? N क्या बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लगाओ फॉर्मूला में। म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए 2। अब सॉल्व करो इसको, मैथ वाले हो। So it is 2 + 2 4 √2 √8 निकल गया आपका आंसर 2 √2। अब 2 के आंसर क्या? √2 का क्या होता है? तो मैथ वालों को रट्टा होता है। सॉल्व करो फिर, ले लो। नहीं, वहां पे एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दी होंगी। मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है इस मॉलिक्यूल की? 2.864
ऐसे एमसीक्यू आने। अच्छा अब हमने कर लिया बोरोन। बोरोन के बाद क्या है? चलो कार्बन बनाओ। चलो कार्बन आ रही है अब। करो फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बोरोन नहीं, बोरोन ही बी लगाया मैंने, उससे पहले बेरिलियम था। फिर लोअर, पहले लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी के पूरे फिल होते हैं फिर ऊपर की तरफ जाता है। क्या डीजनरेट, तो ये पहले फिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 2 लगाना मत भूलना एग्जाम में, जैसे वहां पे 1 1 2 2। क्या आंसर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है आपका? निकालो हरिया बेटे, बी फास्ट, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, व्हाई इट्स नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर टेकन इंजीनियरिंग। हाथ छोड़ दो हमारा, हमसे समझ के आगे बढ़ो। 2 आ गया पक्का। 2 हाफ इंटू 4, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। चलो आगे, नाइट्रोजन। नहीं, नाइट्रोजन भी अभी कर रहे हैं, आप बनाओ जल्दी, हरी आप, हरी आप। कल हम ऑक्सीजन, इसके बाद हम नीचे लेके आएंगे, तभी तक तो नाइट्रोजन तक करो। हाँ नाइट्रोजन के बाद आएगा बेटे। आपको याद रखने का तरीका पता है कि नाइट्रोजन की देखो, उसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखता है, 2 लाइन बीच में, ये पाई भी ऐसे ही नजर आता है, 2 लाइनें वाला। बच्चों को हम ये दिखाते हैं, ऑक्सीजन सर्कल है, सिग्मा वाला नीचे आ जाता है, सर्कल वाला। जब से ऑक्सीजन स्टार्ट होगी तो सर्कल वाला नीचे आ जाएगा, ये सर्कल वाला है ना, ये नीचे आ जाएगा। नाइट्रोजन तक लाइन सबसे पहले होगी, बॉन्ड ऑर्डर